आज विस्तार से एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानते हैं जो भागेगा तो रुकेगा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये केवल एक एनालिसिस है, आप भी अपना एनालिसिस जरूर। बात कर रहे हैं वो सितंबर 2015 में बनी। उस समय इस कंपनी ने 204 KFC रेस्टोरेंट्स को इंडिया और मालदीव्स में फ्रेंचाइजी मॉडल में स्टार्ट किया और 231 पिज़्ज़ा हट के रेस्टोरेंट्स को इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में स्टार्ट किया। इस फर्म को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म चलाती है जो कि प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज की जाती है। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो एक अमेरिकन कंपनी यम की इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी पार्टनर है जो KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल्स को चलाते हैं। ध्यान दें, ये KFC या पिज़्ज़ा हट का स्टॉक नहीं है, यम की इंडियन फ्रेंचाइजी का स्टॉक है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो फास्ट फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। तो सबसे पहले फास्ट फूड इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है इसको समझते हैं। QSR का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, यानी कि वो रेस्टोरेंट्स जो कम से कम समय में आपको खाना प्रदान करते हैं। भारत के फूड सर्विसेज मार्केट में QSR चेन सब सेगमेंट सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेगमेंट है। एनालिस्ट मानते हैं कि इंडिया में QSR या फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने 2020 में 188 बिलियन का कारोबार किया और 2025 तक ये 534 बिलियन रुपए का पहुंचने वाला है। यानी कि क्वालिटी सर्विस रेस्टोरेंट या फास्ट फूड सेगमेंट का 2025 तक 23% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि जिस इंडस्ट्री में ये स्टॉक है उस इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ रेट बेहतरीन है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। अगर आप लास्ट कॉलम पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि मार्च 2021 में कंपनी को 17 करोड़ का घाटा हुआ, जून 21 में 25 करोड़ का घाटा हुआ, सितंबर 21 में 8 करोड़ का घाटा हुआ। लेकिन ये घाटा आगे बढ़ते हुए हर क्वार्टर में कम होता गया और सितंबर 22 में कंपनी को 24 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी नेट इनकम को इम्प्रूव कर रहे हैं। एक बार मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आप इस स्टॉक का नाम, फाइनेंशियल फोरकास्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह सब कुछ मिस कर। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। अगर आप लास्ट कॉलम पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि 2018 में कंपनी को 35 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके अगले साल यानी कि 19 में 42 करोड़ का, 20 में 138 करोड़ का, लेकिन ये इम्प्रूव होकर के 2022 में कंपनी ने 24 करोड़ का मुनाफा कमाया है। यानी कि हर साल घाटे को कम करते हुए प्रॉफिट में आ गई है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा स्टॉक है तो मैं आपको ये इसका नाम, फोरकास्ट, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब मैं आगे नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में बताने वाला हूँ। के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी की कुल संपत्तियों यानी कि एसेट्स और उनकी कुल देनदारियों यानी कि लाइबिलिटीज के बीच का अंतर होता है। बुक वैल्यू कंपनी की संपत्तियों की कुल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। 2019 में इस कंपनी का बुक वैल्यू 116 था जो कि 2022 में 163 पहुंच गया। यानी कि इस कंपनी ने अपनी बुक वैल्यू को साल दर साल इम्प्रूव किया है। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स हमें बताता है कि क्या कंपनी अपने एसेट्स मतलब कि उसकी संपत्ति, मशीन्स एटसेट्रा का प्रयोग करके अच्छा रिटर्न कमा रही है। अगर आप ध्यान दें तो मार्च 2019 में इसका रिटर्न ऑफ एसेट्स नेगेटिव 4.37% था जो इम्प्रूव होकर के मार्च 22 में 1.19% हो गया है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दर्शाता है कि कंपनी ने शेयर धारकों के पैसे यानी इन्वेस्टर इक्विटी का कितनी अच्छी तरीके से उपयोग किया है। मार्च 2022 में रिटर्न ऑन इक्विटी 1.19% है। आप देखें कि मार्च 19 से नेगेटिव से मार्च 22 में ROE पॉजिटिव में आ गई है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दर्शाता है कि कंपनी ने इन्वेस्टर इक्विटी और अपने पैसे दोनों लगाकर कितनी कमाई की है। मार्च 2022 में ROCE 5.425 है, यानी कि कंपनी ने 1 रुपये लगा करके 5.4 पैसे की कमाई की है। आप देखें कि मार्च 19 से नेगेटिव से मार्च 22 में कंपनी का ROE पॉजिटिव हो गया है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, सीधी भाषा में बात करें तो आपके पास अगर एक शेयर है तो ये एक शेयर आपको एक वर्ष में कितना कमा कर देता है, इसको EPS बोलते हैं। इसको स्टैंडर्ड EPS भी बोला जाता है
जिस कंपनी का EPS ज़्यादा होता है वो उतनी बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस PE रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए लगाए हैं। यानी कि इस कंडीशन में जब कंपनी 61 रुपये लगाती है तो उसको 1 रुपये का मुनाफा होता है। साथ ही आप देखें इंडस्ट्री PE यानी कि जो पूरी इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 64 का है, तो ये कंपनी लगभग अपने इंडस्ट्री PE के साथ में ही काम करती है। अब देखते हैं कि किन किन दिग्गजों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। आप देखें कि 15 दिसंबर 2022 को इसमें कितने जबरदस्त खरीदारी हुई है। इस शेयर को फिडेलिटी, निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है, सोसाइटी जनरल, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी फंड्स, फिडेलिटी इंडिया फंड, ITI म्यूचुअल फंड्स, पाई अपॉर्चुनिटीज फंड्स, कोटैक फंड्स और इसके अलावा काफी सारे फंड्स ने इसके अंदर 15 दिसंबर को खरीदारी की है। यानी कि हर बड़े फंड हाउस ने खरीदा है। ये शेयर 1347 पर खरीदा गया है और इसका नाम सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको खरीदने के लिए आपके लिए बेस्ट लेवल क्या है, ब्रोकर्स ने क्या टारगेट दिए हैं और मेरी राय में तकरीबन 10 एनालिस्ट्स के पेपर को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से इसका फोरकास्ट क्या होने वाला है और आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, तो वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी है। एक बार जल्दी से इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं। इस स्टॉक ने 1500 और 1300 के बीच में पिछले 4 महीने से मूवमेंट दी है। इसका एक ईयर हाई 1574 और लो 909 है। अच्छे नतीजों के चलते ये स्टॉक अगले 2-3 क्वार्टर्स में ऊपर के 1500 के लेवल को क्रॉस करके एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की काबिलियत रखता है। ब्रोकर्स की राय देखें तो नवंबर 2022 में MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1424 पर रिकमेंड किया था, टारगेट 1650 का दिया और मोतीलाल ओसवाल ने 1455 पर रिकमेंड किया था और 1780 का टारगेट दिया है। मैं इसको कब खरीदने वाला हूं? जब निफ्टी 17,800 से 18,000 के बीच में होगा और ये प्राइस इसका 1330 से 1350 के बीच में होगा, तो मैं इसको खरीदने वाला हूं। मैंने काफ़ी डीप रिसर्च की है और तकरीबन 6 पेड सर्विसेज का एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि अगले 1 साल में ये स्टॉक 1800 से 1850 के लेवल्स पर जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप भी अपना डिटेल्ड एनालिसिस करें और खुद के कंसल्टेंट को भी सलाह लें।